जी अस्सलाम वालेकुम। सारे अच्छे बच्चे आ गए हैं। कैफ 5 हम कहते हैं इसको, और लेक्चर नंबर करेंगे इसको 108। ठीक है जी। मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी। चलें जी। ये अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। फाइनल अकाउंट के चैप्टर में ये आई कैप ने एक सवाल बनाने की कोशिश की है। देखते हैं कामयाब कोशिश है या आई कैप की नाकाम कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 15। अहमद अ फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है यार, तू बाहर के मुल्क से सीए करके आ गया, हमें क्या क्या, क्या चाहता है अब तुम्हारे से। हैज रिसेंटली रिटर्न टू पाकिस्तान, हैज जॉइंड अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रेडियम लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। सर ये किताब का कौन सा सफ़ा है जी? आपको कभी मैं सफ़ा नहीं बताऊंगा किताब का। पेज 665। अच्छा। तो ये कंपनी रेडियम लिमिटेड को ज्वाइन की है, एक सब्सिडरी है। अहमद हैज बीन इंटरेस्टेड वाइल विद प्रिपेयरिंग द नोट्स। अहमद नोट्स बना रहा है ऑन पीपी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आरएल फॉर द ईयर है। एक अब्दुल रहमान शाह हमें छोड़ के चला गया, पीछे कौन रह गया मीटिंग में? माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं अभी। अहमद हैज बीन इंटरेस्टेड विद प्रिपेयरिंग नोट्स ऑन पीपी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2023। While preparing the notes, Ahmed has complied with all disclosures of IS 16। उसने IS 16 के सारे डिस्क्लोजर फॉलो कर लिए हैं। However, he is unaware of additional disclosure under company law। पीपी में उसको कंपनी लॉ के डिस्क्लोजर नहीं पता। मैं कीबोर्ड यूज कर सकता हूँ? कैसे करेंगे यूज इसको? कहाँ रखूं? इसकी नई फाइल खोल लेते हैं यार। कौन सा बटन दबाना होता है? कंट्रोल M। कंट्रोल M। चलो जी, नई फाइल खुल गई। अब इसमें हम ढूंढते हैं जी फाइनल अकाउंट का चैप्टर। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। इसके बाद हम दबाते हैं कंट्रोल होम का बटन, और फिर हम दबाएंगे पेज डाउन। जब पेज डाउन हम दबाएंगे तो पेज डाउन का मतलब है हम नीचे आ रहे हैं। सबने एक दिन नीचे जाना है। अच्छा। तो ओ भाई रुक जा, तेरी मेहरबानी। ओ भाईजान रुक जो। ओ भाईजान रुक जो। ये अच्छा। ये अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। ये आ रहा है मोहतरम पेज नंबर, इसको क्या कहेंगे? हाँ, पीपी के डिस्क्लोजर फाइनल अकाउंट के। जबरदस्त। बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं आन करीब। ये जी पीपी फिक्स्ड एसेट के डिस्क्लोजर। तो ये डिस्क्लोजर्स हैं फिक्स्ड एसेट्स के जी। हजरात पेज नंबर 561 के ऊपर है। सर ये याद करने हैं जी? बेटा याद करने हैं सर, मैंने भी याद करने हैं जी, आपने भी याद करने हैं सर। कोई ओ भाईजान पेज 660। अच्छा अच्छा, वो तो तूने वो वाला सफा नंबर बताया है। तो क्लियर हो गया जी यार। लेकिन इसमें ना फिक्स्ड एसेट में एक डिस्क्लोजर आप लोगों ने और डाल के आना था, जो मैंने आपको बताया था। वो डाल के आना था ये वाला, कि आपके जो है ना जनरल जियोग्राफिकल लोकेशन एड्रेस और पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व फिक्स्ड एसेट्स, तो ये भी डाल के आना था। ओके जी, डन हो गया। चलिए आगे। और भाईजान दसो, चलिए आगे। प्लीज टेल मी, शुड आई मूव नेक्स्ट? ओके गाइस, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ- अगला जो हमने सवाल करना था वो ये करना था। ये तो घर में बच्चे भी अंग्रेजी बोलने लग गए हैं। अच्छा। अब अगला जो सवाल हमने करना था वो ये करना था कि क्वेश्चन नंबर, मैंने कौन सा सोचा हुआ था आपके लिए? हाँ जी, ये वाला सवाल था। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। ये वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2। ये जी आपकी किताब में पेज 753 के ऊपर है। ठीक है जी। जी सर चलो। यार चलो नहीं कहते, चलें कहते हैं बड़ों को। शमीर अहमद, बड़ों को चलें कहते हैं, चलो नहीं कहते। मुझे कह दो, आपकी मर्जी है, बड़ों को चलें कहा करो। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ मर्करी लिमिटेड। आपने रिसेंटली मर्करी लिमिटेड के को ज्वाइन किया है एंड हैव बीन आस्क्ड बाय सीएफओ। सर हमें टॉपिक तो बता दें, किस टॉपिक से सवाल है? हाँ जी, आई कैप में मैं आपके साथ जाऊंगा टॉपिक बताने के लिए, किस टॉपिक से सवाल है।
नहीं सर, थोड़ा सा बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। क्या मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाता है? यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ मर्करी लिमिटेड एंड हैव बीन आस्क्ड बाय सीएफओ। आपको सीएफओ ने कहा है टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि तुम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ। हमें क्या पता, हमने तो कभी पावर पॉइंट खोला भी नहीं। ऑन एमएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर फाइनलाइज्ड बाय सीएफओ हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर दी हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाते हुए आपने एक चीज नोट की है कि एक बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला है आपने परचेज की थी जुलाई 2022 में, और आप खड़े हैं 31 दिसंबर 2022 को, हाफ ईयर एंड हो रहा है आपका। जुलाई 2022 में आपने खरीदी थी और आप खड़े हैं 31 दिसंबर 2022 को, 6 महीने बाद। वॉज एंटायरली क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बिल्डिंग आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दी है। एमएल यूज कर रहा है ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिन। पहला और दूसरा फ्लोर एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। वाइल रिमेनिंग 3 फ्लोर्स वर रेंटेड टू डिफरेंट टेनेंट्स। बाकी 3 फ्लोर मुख्तलिफ किराएदारों को किराए पे दे दिए हैं, और ये इंशाल्लाह अनकरीब नियर फ्यूचर में हम इनको बेच देंगे। इसका मतलब है कि ये जो बाकी फ्लोर हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे मीट कर रहे हैं, और जो फ्लोर है आपका ग्राउंड और फर्स्ट, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे मीट नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपने एडमिन पर्पस के लिए लिया है। और सवाल ने लिख दिया है इट इज एंटायरली क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सवाल ने लिख दिया है इसको एंटायरली क्लासिफाई कर दिया है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अफसोस करें घर में, फिर आगे चलते हैं। फर्दर ऑन 31 दिसंबर 2022 द फेयर वैल्यू इंक्रीज ऑफ 150 मिलियन फॉर एंटायर बिल्डिंग हैज बीन टेकन टू पीएनएल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह। सारा का सारा गेन उठा के इन्होंने सारी की सारी बिल्डिंग्स का पीएनएल में फेंक दिया है। which has ensured that required interest cover as per bank loan covenants has been met। बैंक लोन covenants होते हैं बैंक लोन के एग्रीमेंट्स में शराइत। तो बैंक लोन के एग्रीमेंट में शराइत हैं इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर एक रेशो होती है। तो बैंक ने कुछ ना रेशोज सेट की होती है कि ये रेशोज आपकी इतनी इतनी होनी चाहिए, तो है। तो अगर आप ये 2 नंबरी करें कि इस गेन को पी एंड एल में डालें, क्योंकि आपको पता है जो एडमिन पर्पस के लिए बिल्डिंग्स है वो अगर रिवैल्यू होंगी तो वो रिवैल्यू होने की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, और वो ओसीआई में जाएगा, पी एंड एल में नहीं जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट कवर रेशो है, ये रेशोज जो कैलकुलेट करनी है, वो कहते हैं ये मेरी रेशोज बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तभी पूरी होंगी जब मैं 2 नंबरी करके सारी चीजों को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालूं। द सीएफओ इज ऑफ द व्यू दैट आईएफआरएस अलाउज सच एप्लीकेशन। ओहो, ये दरम्यान में डैश गलती से आ गया। सीएफओ का ख्याल है, एडमिन का क्या कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, रिकॉल करवा दें। सऊद, असल में जो बिल्डिंग आप अपने इस्तेमाल में ला रहे हो ना, जो बिल्डिंग अपने इस्तेमाल में ला रहे हो, उसके ऊपर लगता है IS 16, जो एडमिन एडमिन ऑफिस की बिल्डिंग होती है, जिसकी डेप्रिसिएशन भी हम एडमिन डिपार्टमेंट में डालते हैं। और जो बिल्डिंग आपने रेंट वगैरह के लिए ली हो, उसको आप IS 40 में डालते हो, और उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से क्लासिफाई करते हो। अच्छा, तो uses 50% of the building for its own use। He further explained that non-compliance of loan covenants should be avoided at any cost। उन्होंने कहा कि non-compliance of loan agreement से he further explained that non-compliance of loan covenants should be avoided at any cost as the bank loan would become immediately payable upon non-compliance। अगर आपने बैंक लोन को फॉलो ना किया, बैंक लोन के कोवेनेंट्स फॉलो ना किए, तो लोन वापस करना पड़ जाएगा। This would create further financial difficulties for ML which may even result in closure of business। और अगर ये हुआ तो बात यहाँ तक पहुंच जाएगी कि हमें कारोबार बंद करके शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करने पड़ेंगे, और घरों में जाके हम अचार डालेंगे। तो फिर हमें इन द एंड ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत के अंदर सबकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सारे जाके घरों में बैठेंगे और बीवी बच्चों के साथ बैठ के अचार डालेंगे। तो कहते हैं अगर हालात इतने बुरे हो गए हमारे बिजनेस के, तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। Required briefly explain how CFO may be in the breach of fundamental principle of ICAP code of ethics। अच्छा जी, इसमें ना हम मैं एग्री करता हूँ कि बॉस ने ना एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहा है। तो ऐसी सूरत में हम ना 3 लगाते होते थे। इंटेग्रिटी, बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, वो ऐसी हरकत करने को कह रहे हैं। दूसरा, बॉस न्यूट्रल रह के बात नहीं कर रहा, इसके पीछे मकसद है बैंक लोन लेना। और तीसरा, बॉस ऐसी बात कर रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर,
जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा। ये तीन बातें तो ये तीन बातें तो करनी है, लेकिन चौथी बात जो है, ये तीन बातें तो करनी है, लेकिन चौथी बात ये है कि इसमें ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी नहीं है। ये सवाल कह रहे हैं इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है। कैसे पता चला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है? द CFO is of the view that IFRS allows such application। IFRS ऐसा करने देता है। तो भाईजान ये गड़बड़ है ना फिर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे बता दे। बॉस चार फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वायलेट कर रहा है। तीन तो कर रहे, चौथा मैंने क्यों डाला? क्योंकि बॉस के पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है IFRS का। जी हजरात, एवरीवन इज इन मूड। तो अब किसी ने बोलना नहीं तो फिर ठीक है, अहमद बाजवा, मैं और आप फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जी, एक दो स्टूडेंट्स ने और भी बता दिया है। तीन में क्या लिखना है? तीन में ये लिखेंगे, इंटेग्रिटी के पहले इंग्लिश लिखेंगे, द बॉस इज नॉट शोइंग इंटेग्रिटी एज। अब वो मुझे खोल के देखना पड़ेगा। तीन में या तीसरे में? प्रोफेशनल बिहेवियर में तो हम ये लिखते थे ना कि बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड द एम्प्लॉय टू, लफ्ज सब ढूंढ देते हैं। बॉस हैज इंस्ट्रक्टेड द एम्प्लॉय to classify this building as admin, to classify this building as admin. So he is doing an action which discredits the profession। आवाज में इशू आ रहा है, बाकी लोगों को भी आवाज में इशू आ रहा है? नहीं, आवाज में इशू नहीं आ रहा। फिर शामिर उस पे ले लेना ना। नहीं सर, तीन की हेडिंग क्या मतलब? ये चार पॉइंट्स है ना, इन चार पॉइंट्स की हेडिंग बनेगी CFO मे बी इन द ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जी, अब बात समझ आ गई आपको? इंटेग्रिटी नहीं है, न्यूट्रल नहीं रह रहा, ऐसी हरकत कर रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रहा है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है। बफरिंग है थोड़ी सी, अक्सान आपके एंड पे होगी। जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में खुद को अपग्रेडेड करना होता है ना। तो देखो, CFO इज ऑफ द व्यू डेट IFRS अलाउ सच एप्लीकेशन। बफरिंग बाकी तो रिपोर्ट नहीं करे भाई, 7-8 मैसेज आए हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। तो फिर आप ऑनलाइन ले लेना, ये अपलोड करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना क्या कहते हैं, ये बात याद रखिएगा जरा कि आई कैप ने शायद इंटेग्रिटी नहीं लिखा हुआ, मर्जी उसकी। बहरहाल, इंटेग्रिटी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह दी, जो तीनों आने चाहिए। चौथी बात, अगली बात, हाउ ऑल्सो शेयर द पोटेंशियल थ्रेट दैट यू मे फेस। यू यू मे फेस। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर। यानी फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? तो अब आप कौन से फेस कर रहे हैं, तो बंदे का नाम तो उसने लिखा नहीं, इसलिए आई कैप ने इसमें आई का लफ्ज लिख दिया है। आई मे फेस, जब जवाब लिखने की तरफ गया है। तो इसमें एक थ्रेट तो हम लिखते ही लिखते होते हैं जब बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे। वो कौन सा थ्रेट होगा? जी, और बताइए कोई। जी बिल्कुल सही है साउथ बिलाल, इंटिमिडिएशन थ्रेट। इंटिमिडिएशन थ्रेट तो है ही है, क्योंकि बॉस ने जब एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह दिया तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय ये महसूस करेगा कि जो है वो, मेरे दिल में बॉस का खौफ है और मैं गलत काम कर जाऊंगा। अब ये इंटिमिडिएशन थ्रेट तो है। दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पता है मैंने कब लिखने को कहा था? मैंने वो तब लिखने को कहा था जब एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव मिले कि यार तुम ये गलत काम करो, हम तुम्हें गाड़ी ले देंगे, हम तुम्हें दफ्तर से लोन लेके दे देंगे, हम तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, ये कर देंगे। तब आप लिख के आओ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लेकिन इस सवाल में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पता है किस वजह से डाला जाएगा? बड़ी डीप बात है, सॉरी, लेकिन कर लेते हैं। इस सवाल में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इस वजह से डाला जाएगा कि अगर तुमने ये ना किया तो इतने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जानी है कि हमें कारोबार ही बंद करना पड़ जाएगा। इससे आपकी जॉब लूज होगी। ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। वेल डन अहमद बाजवा।
तो इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा। तो ये भाईजान डिस्कशन थी हमारी इस सवाल के ऊपर। नेक्स्ट। और भी जी मैंने आपके लिए सवाल सोचे हुए थे। ये जी एमसीक्यूज, पेज नंबर 755। नहीं, क्लास एंड नहीं है हाशिर। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट में बी कैपिटलाइज्ड? डेवलपमेंट की कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज की जा सकती है? अब इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे? डिफाइनिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेस टेस्टिंग, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, इन चारों में से देखते हैं कि कौन सी को कैपिटलाइज किया जा सकता है। कल मुझे एक बंदा मिला, इधर है IS-38। वैसे तो स्टैंडर्ड खोल के मैं दिखाऊं आपको। जी, अब जरा खोल के देखते हैं। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करना, ये तो प्लानिंग है। स्ट्रेस टेस्टिंग, हाँ जी, ये डेवलपमेंट में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, ये तो ऊपर आ रहा है प्लानिंग में। पूछा ही नहीं किसी ने, कल मुझे बंदा मिला उसने क्या कहा, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट। यार ये डिस्कशन नहीं हुई थी यार, डिस्कशन तो नहीं हुई थी भाई। मैंने इस तरह खोल के नहीं दिखाया था, ये तो मुझे पक्का याद है, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट। हाँ ये बिल्कुल डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट में फेजेस है ना, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट, ये 3 फेजेस हैं। आगे, गवर्नमेंट ग्रांट जो रिलेट करी है बायोलॉजिकल एसेट से, जिनको हमने कॉस्ट पे रखा हुआ है, तो उन पे तो फिर IS-20 लगेगा। जी जी बिल्कुल, लीव कर लें शामिर, बिल्कुल, हम आपको याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर IS-21? हाँ बंदा यार मुझे मिला, उसने कहा ये मैंने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है CA। ये थी कहानी, बाकी इंशाल्लाह डिटेल क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर IS-21? एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी। अच्छा, तो IS-21 थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं, मैं भूला हुआ है, तो लॉजिक पे डिस्कशन करते हैं। एंटिटी की एक ही प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है मेरे भाई। प्रेजेंटेशन करेंसी का मतलब है जिसमें आपने P&L और बैलेंस शीट बनाना है। भाईजान हमने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन करेंसीज तो हजारों हो सकती हैं, कोई मसला ही नहीं। तो मेरे भाई इसलिए ऐसी बात नहीं है कि प्रेजेंटेशन करेंसी एक हो सकती है, प्रेजेंटेशन करेंसी तो हजारों हो सकती हैं। ओके, चलें जी आगे। ठीक है अब्दुल्ला, लीव कर जाएं, कोई नहीं, बच्चे अच्छे हैं, अब मान गए हैं। इसके बाद एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज फॉरेन करेंसी। हाँ, असल में फंक्शनल करेंसी वो होती है जिसमें हमने एंट्रीज करनी होती हैं। तो फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलते हैं। ये वाला हो गया था मेरे ख्याल से। जब ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करती है, ये बात हाईलाइट कर लें, फिर कभी रिवीजन में आपको हेल्प कर जाएगी। किधर है यार लिखा हो, जब ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करती है तो बुक वैल्यू ऑफ होल्ड एसेट प्लस कैश पेड इज इक्वल टू कॉस्ट निकलती है हमारी। और ये तो आप IFRS 8 देख के कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं। अच्छा जी, लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आई कैप का आपको मैं पेपर दिखाता हूँ। लेटेस्ट टाइम का पेपर आया था जी, 6 मार्च 2023 को। 3 घंटे का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, बड़ी बात था सर। आपने एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट था। आई कैप ने अपना नाम लिखा था सबसे पहले, अपना लोगो यूज किया था इसके ऊपर, और फिर ऊपर आई कैप ने कैफ लिखना पसंद किया था। क्लियर हो गई ये बातें? क्लियर? क्लियर, ये बातें समझ आ गई? बहुत टेक्निकल बातें की हैं मैंने आपसे। अच्छा जी, आगे चलें। क्लियर, बिल्कुल, वेल डन। आगे चलते हैं जी।
हमारी दफा भी लिखेगा, ये डेट नहीं आएगी, बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह उसी तरह होंगी। आगे कह रहे जी 9 क्वेश्चंस हैं, ब्लैक पेन यूज करना है आपने। इसका कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये जरा डीप है क्लासों के बाद। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट्स ओनली। ऑब्वियसली इतनी अकल तो है हम में। IFRS 9 का सवाल आया था, आसान सा सवाल था। द इन्वेस्टमेंट वॉज क्लासिफाइड एज एफईटी POCI, बस खत्म था, कुछ भी नहीं था, फारक सवाल था। और इसके बाद एक और सवाल आया था, इसमें ना लोन में एक मसला इसने किया था जो हमने क्लास में और तरीके से किया हुआ है, ये इंशाल्लाह मैंने आपसे कभी डिस्कस करना है। वरना ये FETPL का सवाल था, आसान सा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, कोई रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं थी इस अटेम्प्ट में। ये क्वेश्चन 2 अभी मैंने कराया आपको, तो घिसा पिटा सवाल था। क्वेश्चन 3 IFRS 15 का है, ना छेड़ मलंगानू, इसको मत छेड़ें। क्वेश्चन 4 भाईजान फारक सवाल आया था इस बार, डी कमीशनिंग का, कर लो गलते फड़ लो कान। इसमें P&L मांगा था, OCI मांगा था, और वो मांगा था। हाँ बस ये आपको ट्रिक आना चाहिए था कि स्काई ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन की जनरल एंट्रीज जो हैं वो आपको आनी चाहिए थी। बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं था, जनरल एंट्रीज करते रहते, P&L बैलेंस शीट बनना था। ये हमारी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, IAS 1037 के चैप्टर में। इसके बाद ये सवाल आया था ये वाला, फाइनल अकाउंट्स वाला, जो मैंने आपको बताया था रट्टा प्रोग्राम। इसके बाद ये MCQs हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। और इसके बाद जो है वो सवाल है लीज का, गोल्ड लिमिटेड, ये जो आपको टेस्ट में दिया था। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन का सवाल है जी, जो हमारा पेंडिंग रहता था, इसमें से भी आधे मार्क्स आ सकते थे। इसके बाद IAS 12 का सवाल है जो हमने टर्म टेस्ट 1 में डाला था, जिसमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो वन कुड हैव इजीली ऑब्टेन 50% मार्क्स। हर सवाल आधा इजीली सॉल्व हो सकता था। इस चरण में कोई सवाल भी ऐसा नहीं आया था जो एक ऐसे होता ना एकदम हटके से और एकदम डरा देने वाला। तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है, इस चरण में कोई भी सवाल नहीं था। तो ऐसा कोई सवाल ना हो तो फिर बंदा कंफर्टेबल भी होता है, हर सवाल में से आधे नंबर ले ही लेता है। ओके, नेक्स्ट। और जी मैंने आप लोगों के लिए क्या सोचा था, पता नहीं क्या क्या सोचा था। हाँ ठीक है, याद आ गया। चलें जी, आखिरी सवाल है, इसके बाद छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। फाइनल अकाउंट का सवाल है। डटे हुए हैं, मजबूत लगे हुए हैं, कितने बंदे हैं यार, लिख के जरा बताओ कितने बंदे हैं। स्टोन, प्लीज डोंट लेट एनी स्टोन अनटर्न्ड। ओके, नो आई एम अनटर्निंग अनदर स्टोन। 21 बच्चे हैं माशाल्लाह, 24 हुए थे, 21 रह गए हैं। अल्लाह भाग लगाए इनके। हाशिर आपने कैसे ज्वाइन की ये मीटिंग? 18 हैं सर, एक मैं और अब्दुल्ला निकाल के। ये फाइनल अकाउंट के पास पेपर निकालें, शाहीन वाला एक सवाल है। 2 आप, हाँ 2 मैं। हाशिर ये मोहब्बत आप ICAP से करो। यार घर वाले कह रहे होंगे आपके भी मेरे भी, कि छुट्टी वाले दिन भी कितना ज्यादा फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं आप अपना। 4 को पेपर है हाशिर? बड़ी तूने काउंटडाउन चलाया हुआ है। एक्सेल में आपको पता है दिन माइनस हो जाते हैं मेरे ख्याल से। ट्राई करें जरा एक चीज देख के, एक्सेल में। इसने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। एक्सेल, मैं भी जरा करूँ तो भूल ना गया हो मुझे। ओहो, ये तो जवाब दे गया। चलें छोड़ें यार, टाइम जाया हो जाएगा। हम सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, सवाल खोलो यार, ये पेज नंबर ना 663 है, 664। The following information has been extracted from the draft financial statements of Shaheen Limited for the year ended 31 दिसंबर 2014। शाहीन लिमिटेड की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, एक्रूवल्स एंड प्रोविजंस आ रही हैं, टैक्सेशन आ रहा है,
पीपी आ रहा है, पेटेंट्स आ रहा है, डेटर्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री आ रही है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स टाइप चीजें आ रही हैं, और कैश एंड बैंक आ रहा है। ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है जी। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें आप लोग अपनी किताब में, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। अच्छा जी, आज डेट है 29 जुलाई 2023। नहीं, इसने इसको डेट फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज नहीं किया मुझे लगता है। यार वो एक शॉर्टकट होता है, टाइम नहीं जाया करना चाह रहा मैं आपका। और उस दिन डेट है 4, इस तरह लिखें, 29 जुलाई 2023। चलो यार छोड़ो अभी ये वो एक। अच्छा, भाईजान क्या पूछा हुआ है उसने? नोट्स बनाने या नहीं बनाने? बताएं यार, नोट्स बनाने या नहीं बनाने? नहीं बनाने। तो उसने सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है। इसका मतलब है एक बैलेंस शीट उसने दी हुई है 31 दिसंबर 2014 की, और एक बैलेंस शीट हमने बनानी है 31 दिसंबर 2014 की। अब इन दोनों बातों में क्या फर्क है बताओ? 31 दिसंबर 2014 की उसने बैलेंस शीट दी हुई है और 31 दिसंबर 2014 की हमने बनानी है, इन दोनों बातों में क्या फर्क है बताओ? चलो कोई नहीं बोल रहा। एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, बिल्कुल रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होंगी। और क्योंकि उसने ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो इसमें एरर्स होंगी जी। गुड, वेल डन। अच्छा, करेक्शंस करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री डैमेज्ड, कॉस्टिंग 3 मिलियन, 3 मिलियन वाली इन्वेंट्री डैमेज हो गई, अब बेची जा सकती है सिर्फ 2.5 मिलियन की, आफ्टर रिपेयर ऑफ 0.4। कॉस्ट बताएं। एनआरवी, जवाब बताएं। जनरल एंट्री बताएं इस एडजस्टमेंट की। 3 और 2.1 का डिफरेंस 0.9। एंट्री करें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 0.9। डन 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 डन। लेकिन आरी डेबिट होगी। क्यों आरी डेबिट होगी? क्योंकि हमारे हाथ में P&L नहीं है। ओके, जैसे कंसोलिडेशन में होता था। ये पहली एंट्री होगी। आगे जी। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज परफॉर्म ऑन 31 दिसंबर 2014। फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज ऑफ पेटेंट्स वॉज 25 एंड 27। बीवी कितनी आ रही है? 28। फेयर वैल्यू 25, वैल्यू इन यूज 27। इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। बीवी 28, वैल्यू इन यूज हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 25, वैल्यू इन यूज, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट, मादरत 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 मादरत, रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज 27, हायर 27, इम्पेयरमेंट लॉस 1। डन। एंट्री, एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, कितने रुपए से? 1 रुपए से। इम्पेयरमेंट लॉस को काट के आर ई डेबिट। 1 मिनट मैं जरा थोड़ा सा। अच्छा भाई, अगली एडजस्टमेंट ये तो लोगों ने खुद ही पढ़ ली थी।
अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट। टैक्स लाइबिलिटी इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट अमाउंटिंग टू 12 मिलियन। इस तरह की एडजस्टमेंट की थी। ये टैक्स लाइबिलिटी नजर आ रही है। ये तो सीटीपी टाइप चीज होती है। टैक्स लाइबिलिटी इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। इस तरह की एडजस्टमेंट अभी की थी एक क्लास के अंदर। लाइबिलिटी टैक्स वाली हमें नजर आ रही है 215 पे। इट इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। इट इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट इससे नेट हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी अगर क्रेडिट टाइप की चीज है तो एसेट डेबिट टाइप की चीज। तो लाइबिलिटी मैंने 215 बैलेंस शीट से उठा ली। कौन सी वाली? ये वाली। डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है? डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है? हौसला, हिम्मत, जज्बा, जुनून। डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है? 12। इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे? अब हम बाकी लाइबिलिटी ग्रॉस निकालेंगे। कितनी आ गई भाई? जागते रहना भाइयों। बता ही नहीं रहा यार कोई। लाइबिलिटी कितनी आ गई? एक्सेलेंट। 227। अब ये है नेट जो सवाल ने दी हुई थी। इसको मैं डाल दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट टैक्स पेबल के नाम से बैलेंस शीट में। और इसको मैं डेफर्ड टैक्स एसेट के तौर पे शो कर दूंगा। नेगेटिव मैंने इसलिए लिखी है कि वो लाइबिलिटी थी ना, ग्रॉस क्यों निकाल लेंगे? मुझे लगता है सालार आपने वो क्लास नहीं ली जिसमें हमने पार्ट सी में एक सवाल किया था। असल में बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों अलग अलग दिखाने होते हैं। तो जब मैंने बैलेंस शीट में नजर मारी तो मुझे बैलेंस शीट में नजर आया सिर्फ टैक्सेशन। तो ये टैक्सेशन मुझे पता नहीं चला कि ये करंट टैक्स पेबल है या डेफर्ड टैक्स पेबल है। तो उसने नीचे जाके बताया कि टैक्स जो तुम्हें मैं शो कर रहा हूँ उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट नेट हुआ हुआ है। इससे मुझे कंफर्म हो गया कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो मेरी है नहीं, सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो मैंने वो फिगर पकड़ी 215, उसका नाम था लाइबिलिटी। तो मैंने सोचा कि अगर एसेट है तो एसेट तो फिर इसमें से जमा नहीं हुआ होगा, नेट हुआ होगा। तो मैंने एसेट के साथ नेगेटिव लाइन साइन लगाया तो जो फिगर ऊपर बैलेंसिंग निकली, अब वो फिर ऑब्वियसली मेरा करंट टैक्स पेबल होगा। और अल्लाह का शुक्र है, जब मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा 227 लाइबिलिटीज में और 12 एसेट्स में, तो ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है मेरी किताबों में लाइबिलिटी 215 ही नजर आ रही होगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली इनको मैं अलग अलग शो करूंगा। सलार मैंने कोशिश की आपके सवाल का जवाब देने की। ओके, शुक्रिया। क्लियर हो गया जी? तीनों एडजस्टमेंट्स कितने लोगों को आसान लगी? आगे पॉइंट नंबर एफ पढ़ रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर एफ। फिर ई और डी आसान है, फारक सा है, वो मैं बाद में पढ़ देता हूँ। ड्यू टू इंक्रीजिंग बैड डेट बढ़ने की वजह से मैनेजमेंट का ख्याल है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज कर दिया जाए 3% से 5% पे। इसका मतलब है पहले किताबों में रिकॉर्ड हो चुकी है 3%, हम किस पे रिकॉर्ड कर दें? 5% पे। ओल्ड न्यू ग्रॉस डेटर मैनेजमेंट ने 3 पे रिकॉर्ड कर दी हुई है और मैं चाहता हूं कि 5 पे रिकॉर्ड हो ताकि नेट डेटर 95 आए। 100 पे 5% रेट लगे तो 5 और 95 के डेटर आए। ये जरा नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके भाईजान, वो मुझे ला के देना। मोबाइल की चार्जिंग केबल इधर है, इधर ही पड़ी हुई है। ये पड़ी हुई। ये नोट करने के बाद अब सोचें हम कितने रुपए से क्या एंट्री करें। ये नोट करने के बाद सोचें हम कितने रुपए से क्या एंट्री करें। कितने रुपए से करें एंट्री?
नहीं, मैं रुपए पूछ रहा हूँ, आप परसेंटेज बता रहे हैं, हद होती है। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। डेटर किताबों में कितने पे पड़े हुए हैं? 630 पे। अगर लेस प्रोविजन नहीं की हुई तो इसका मतलब है डेटर नेट है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रोविजन तो हमने रिकॉर्ड की होगी। हमने कितने, सर आपको कैसे पता चला डेटर नेट आते हैं? भाईजान इतने दिनों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट के फेस पे नेट आते हैं ना। वो डेटर में से जो प्रोविजन माइनस करनी होती है वो नोट में जाके करनी होती है, फेस पे तो डेटर नेट ही आते हैं। तो ये डेटर नेट है, ये डेटर नेट है ₹630। तो डेटर पड़े हैं 60 पर, सॉरी वो 97, 97 पर। कितने डेटर हैं? कितने डेटर हैं जी? 630। ये 630 डेटर हैं। तो 630 डेटर हैं, ये पड़े हैं किस पर? भाई हम 100 भी निकाल सकते हैं, वो हम जैसे मर्जी करें, 100% भी निकाल सकते हैं, इसका तो कोई मसला नहीं। डेटर हैं 630 के, ये पड़े हैं 97 पर, हमें चाहिए 95 पर। जी क्या जवाब आया? ये 97 पर पड़े हैं, हमें 95 पर चाहिए। जवाब आ गया? नहीं, 13 तो जवाब नहीं आया होगा, गलत जवाब है। 617। अब ओल्ड ओल्ड डेटर पड़े हुए हैं 630 पे, और हम न्यू डेटर लेके जाने जा रहे हैं 617 पे। इट मींस कि हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें और डेटर्स नेट को कम कर दें, प्रोविजन को नहीं मैं छेड़ा अभी, उससे भी खेला जा सकता है। डेटर्स नेट को कम कर दें, तो डेटर्स नेट को कम करने से क्या होगा? इट विल बी अ खर्चा, एक खर्चा बुक होगा। खर्चा कैसे बुक होगा? खर्चा बुक होगा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, P&L में। रिटर्न ऑफ तो कुछ नहीं लिखी उसने, प्रोविजन ही बढ़ानी है ना। बैड डेट एक्सपेंस चला जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस में। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर या ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, इन दोनों का डिफरेंस 13। ये एंट्री हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली बैड डेट एक्सपेंस को काट के हम RE डेबिट करेंगे। क्लियर? कोई बंदा अगर लंबे चक्रों में जाना चाह रहा था, वो फिर ये होना था कि 630 डिवाइडेड बाय 97 ज़रब 100। क्या जवाब आया? 630 डिवाइड बाय 97 ज़रब 100। 650। अब ये फिर अजीब सी कैलकुलेशन लंबी सी बनी थी। 650, 650, 650 का 3%, 20 रुपए। तो जवाब आ गया 630। और फिर 650 का 5%, 650 का 5% 33, और जवाब आ गया 617। अब आपने फिर सोचना था प्रोविजन मैंने बढ़ानी है 13 रुपए से। ओल्ड प्रोविजन 20, न्यू प्रोविजन 33, प्रोविजन बढ़ानी है 13 से। तो प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन प्रोविजन अकाउंट तो हमें नजर नहीं आ रहा, तो प्रोविजन बढ़ाना डेटर को कम करना ही होता है। तो प्रोविजन लिख के काट देना था और डेटर कम कर देने थे। ये एक और क्लास में भी इस तरह बात की थी मैंने। प्रोविजन बढ़ाने से डेटर कम हो जाते हैं। जैसे होता नहीं, कई दफा यार वो नहीं होती थी एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्सिन क्रेडिट, तो हम काट के एसेट लिख दिया करते थे, डेप्सिन डेबिट एसेट क्रेडिट। तो इसी तरह खर्चा डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट की जगह खर्चा डेबिट डेटर क्रेडिट। ऑल क्लियर? चलें जी, बातें क्लोज होने की तरफ जा रही हैं, मुझे बता दें ऑल क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं। रिटेन अर्निंग चेंज कर रहे हैं, हाँ हाँ उसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा जी, आगे जी। ऑन 1 जनवरी भी एक्वायर्ड 5 व्हीकल्स कॉस्टिंग 8.5 मिलियन। भाई कॉस्ट इग्नोर करते हैं या फेयर वैल्यू इग्नोर करते हैं लेट्स सी के केस में?
As per the lease agreement, 4 installments of 2.5 million are payable in advance on January each year. बोले भाईजान, जनवरी 14 पीवी निकलवाएं पहले। पीवी 2.5 जमा 2.5 इंटू 1 पॉइंट कितने है, कितने साल ने 2.5 पेपर ईच ईयर, तो अच्छा फोर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो फिर 1.1 माइनस 1.14 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.14। क्या जवाब आ गया पीवी का यार? 8.3। वो प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट पर आता है। एक मिनट, मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी तो मैं जनवरी 14 को बस पीवी निकाल रहा हूँ ना। लिख दो टाइम 1:30। अच्छा, यकम जनवरी 14। टैक्सेशन की मैं बात करता हूँ, टैक्सेशन की मैं बात करता हूँ। यकम जनवरी 14 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आ रही है जी 8 पॉइंट, ओह वो तो रेंटल है, वो सॉरी 4 की। प्रिंसिपल 4, इंटरेस्ट 0, बैलेंस। यार ये 2.5 क्या निकलवाया भाई? अच्छा हाँ 2.5, सॉरी 4 मुझे कहाँ से नजर आया, 4 किधर था? हाँ बैलेंस 5.8। यकम जनवरी 15 इंटरेस्ट 0.81। प्रिंसिपल बैलेंसिंग 1.69। व्हाट एवर द बैलेंस में बी, कितना आया वैसे बताएं? 4.11। एसएल depreciates vehicle over a period of 5 years within a straight line method। तुम अपनी व्हीकल्स को 5 सालों पे डिप्रिशिएट करते हो। इसका क्या करें यार? अब डिप्रिसिएशन जब निकालनी है तो 4 सालों में निकालें, 5 सालों में निकालें? लीज टर्म 4 साल है, ये डिप्रिशिएट करता है 5 सालों पे। भाई 5 सालों पे ये डिप्रिशिएट करता है तो ये शायद कोई यूजफुल लाइफ टाइप चीज है। ये कोई यूजफुल लाइफ टाइप चीज है। और लीज टर्म है 4 साल, तो जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ होता है, तो इसलिए 4 सालों के ऊपर डिप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, while preparing draft financial statement, the installment paid was charged as a rent expense। ओए होए 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 होए, इंस्टॉलमेंट पेड को रेंट एक्सपेंस में डाल दिया है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं शॉर्टकट आपको एक लगा के दे दूं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं शॉर्टकट लगा दूं। अच्छा जी, क्या करना है आपने? मैं एंट्रीज की तरफ नहीं जा रहा, ओरिजिनल को रिकॉर्ड करें। इंटरेस्ट बढ़ाएं 0.81 से। हमारे साल का इंटरेस्ट तो यही है ना? फील करें मेरी उंगली, 2 उंगलियां मैं यहाँ रखता था ऐसे बताता था। इंटरेस्ट बढ़ाएं 0.81 से, और डेप्रिसिएशन बढ़ाएं 8.3 डिवाइडेड बाय 4। ओहो यार, कैलकुलेटर लाओ बेटा इधर, वो लोग नहीं कैलकुलेट करके दे रहे। चले, हो गया हो गया, आज आज रहने दो।
2.07। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट बढ़ा, डेप्रिसिएशन बढ़ी, और रॉन्ग को रिवर्स करना है। रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस बढ़ाना है या कम करना है? रेंट एक्सपेंस बढ़ाना है या कम करना है? रेंट एक्सपेंस बढ़ाना है या कम करना है? रेंट एक्सपेंस, शुक्र है एक ने बोल दिया। रेंट एक्सपेंस कम करना है। कितने से? रेंट में तो नहीं जाना चाहिए था ना। कितने से? कितने से? कितने से? कितने से? while preparing the draft financial statement, the installment paid was charged to rent, installment paid was charged to expense। 2.5 से। आरी पे क्या फर्क पड़ेगा? आरी पे खर्चे बढ़ाने से आरी कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ाने से आरी कम हो जाएगी, रेंट एक्सपेंस कम करने से आरी बढ़ जाएगी। देखिए ना, सादा सी बात है यार। इंटरेस्ट रिडक्शन को डाल दें, उसने तो टोटली लीज की काउंटिंग ही नहीं समझी ना। उस बेचारे ने, देखें एक बार याद रखिएगा, जब भी लीज की पेमेंट चली जाए ना गलती से रेंट में, तो फिर अकाउंटेंट लीज को लीज नहीं समझता। वो फिर पता क्या करता है, ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट, डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, इस सारे चार की जगह वो एक सादा सी एंट्री कर लेते हैं लसूड़े वाली। वो एंट्री क्या करता है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमने क्या किया, रेंट को उल्टाया है, और ओवरऑल बताएं आरई पे क्या फर्क पड़ा है? 0.38 से कम करनी है आरई। ठीक है। अब हमने आरई को कैसे सेट करना था, सारे देखिएगा इधर। आरई को कैसे सेट करना था? ये जो आरई आ रही है ना 618 की, इसमें सबसे पहले आपने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना था, करवाएं। 0.9 पहली एडजस्टमेंट वाला। इसके बाद इस पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना था, कितना? 1। ये आरई से कम होनी थी। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट आरई को हिट नहीं करनी थी। वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट है, उसमें हमारे खर्चे बढ़े थे, तो खर्चे बढ़ने की वजह से आरई कम होनी थी। खर्चे बढ़ने की वजह से आरई कम होनी थी, -13। और इधर आरई कम होनी थी 0.38 से। ये जो हमने मेहनत करके निकाला है, आरई कम होनी थी 0.38 से। ओवरऑल ये हमारी आरई कम हो जानी थी। डन जी। सर डबल एंट्री नहीं करवाई आपने, ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ये वो ये। मेरे भाई यार, ऐसे ना करें आप। बैलेंस शीट में पता है क्या जाना था? बैलेंस शीट में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो ना, जनरल एंट्रीज करके पेपर में करेंगे, टाइम लग जाएगा। बैलेंस शीट में क्या जाना था, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगनी थी, ये करंट पोर्शन में चला जाना था, ये नॉन करंट पोर्शन में चला जाना था। इसके बाद इंटरेस्ट पेएबल जाना था 0.81 का, और इसके बाद बैलेंस शीट में 8.3 -2.07 की डिडक्शन चली जानी थी। डन, बैलेंस शीट बन गई। ओके, डन डन डन, बैलेंस शीट बन गई। समझ आ गया? और बाकी एडजस्टमेंट को कैसे बैलेंस शीट ने हिट करना था, वो मैंने आपको बता दिया। इन्वेंटरी क्रेडिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, और वो डेटर क्रेडिट। तो बाकी एडजस्टमेंट इस तरह पोस्ट हो जाना था। एक मसला रह गया, वो मैंने आपको क्लास में बताया था, कि पिछले साल की एरर आ जाए तो ऐसी सूरत में आपने टैक्स की एंट्री भी साथ करनी है। एंट्रीज शो करवा दें, दो तो ये एंट्रीज है ना। आरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, आरई डेबिट बस स्क्रीनशॉट ले लें। लीज की, लीज की एंट्रीज शो करवा दूं? नहीं नहीं, ये अच्छा, ये फिगर्स शो करवा देता हूँ लीज की। बाकी एंट्रीज शो करवाने में तो फिर टाइम लगेगा। एंट्रीज तो सोल्यूशन में दी हुई है, तो सोल्यूशन से भी देखी जा सकती हैं, उसको भी मैं जरा डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन में जाके।
इंटरेस्ट और डिप्शन बढ़ने से आरी कम हो जानी थी, और रेंट एक्सपेंस बढ़ चुका हुआ था रेंट एक्सपेंस को कम करने से। अच्छा शुक्रिया। अच्छा मैंने जैसे सोल्यूशन में किया हुआ है ना, उस पर तो बड़ा टाइम लगना था फिर। भाई हल्का फुल्का सवाल महसूस हुआ है ना, मैंने हल्का फुल्का सवाल रखा था, जाहिर बात है जूम मीटिंग में हल्का फुल्का काम कर सकते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, कल की क्लास क्यों मगरिब तक होगी भाई? कल इंशाल्लाह बस नॉर्मल टाइम पे हमारी क्लास होगी। असर तक होगी। अस्तगफिरुल्लाह। असर तक हाँ यार ना कर यार, बोल रहे मीटिंग में। तो लंबा चक्कर ये था कि हम एंट्री सोचते, आर ओ यू डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल, रिडक्शन डेबिट, कम्युलेशन क्रेडिट। और नाउ वी विल रिवर्स द रॉन्ग एंड पास द ओरिजिनल। तो रेंट को उल्टा देते और इंटरेस्ट और डेप्शन को रिकॉर्ड कर देते। इंटरेस्ट और डेप्शन रिकॉर्ड करने से आरी कम होनी। अच्छा यार, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इसकी टैक्स की एंट्री मैं क्यों कर रहा हूँ? हालांकि करंट ईयर की एरर्स हैं, फिर भी मैं इसकी टैक्स की एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंटेंट ने एंट्रीज गलत की हुई हैं, उसकी वजह से टैक्स भी गलत हुआ हुआ है। शर्म सी आ रही है सऊद अब तो। अच्छा, तो यार ये लैपटॉप हेल्ड हो गया है, कोई इसकी रीजन बता सकता है? फिर दोबारा चल पड़े, आप में से किसी की दुआ लगी है कि क्लास जारी रहे। हालांकि मैं चाह रहा हूँ 3-4 मिनट में क्लास खत्म कर दें। ये ऑनलाइन वालों का क्या मतलब ख्याल, जब फिजिकल वाले क्लास के लिए ऑनलाइन वाले खड़े होके ले लें। नाउ एवरीथिंग इज हेल्ड नाउ। यार बंदे कितने रह गए हैं, कोई विकटें तो नहीं गिरी क्लास में? 21 माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, वो कहते हैं टैक्स रेट फॉर 34% है और वादे तौर पे लिखा हुआ है। ग्रुप में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है आजकल। यार मैं क्या करूं भाई? क्या करें, चीजें ऊपर ऊपर से करवा दें, खत्म कर दें चीजें? ये आप शुक्र है आपने मुझे बता दिया, मैं कोशिश करता हूँ ग्रुप वालों के लिए कोई वॉइस नोट बना के भेजूं। मैं क्या करूं यार, अब असल में गमा गुस्सा पता है ज्यादा लोग वो होंगे, नोट करना आप, जिन्होंने 7 7 लेक्चर नहीं कवर किए। अब मेरा तो कोई कसूर नहीं कि अब इन दिनों के अंदर वो पिछले लेक्चर भी कवर करें और ये भी करें। ओहो, बात कहाँ निकल गई है। टैक्स रेट इज 34%, टैक्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट अबव एडजस्टमेंट। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स के अलावा टैक्स करेक्ट कैलकुलेट हुआ है। मुझे बताएं जी, मैंने प्रॉफिट में क्या चीजें छेड़ी हैं, प्रॉफिट में ये चीजें छेड़ी हैं, इनका जरा एक ओवरऑल इंपैक्ट मुझे निकाल के दें सारी एडजस्टमेंट्स का। मैंने आरी कम किया है, एक तरह का आरी कम किया है। आरी ओवरऑल कम ही हो रही है ना, माइनस 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 माइनस, आरी कम हो रही है। आरी कम हो रही है या मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, एक ही बात है। आरी कम हो रही है या मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, एक ही बात है। मुझे बताएं आरी या प्रॉफिट ओवरऑल कितने से कम हो रही है? 15.28 से। अब जब मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा तो करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा। टैक्स कम होने की एंट्री डीटी क्रेडिट। टैक्स कम होने की एंट्री डीटी क्रेडिट, ये सीटी या डीटी, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कहा था, ये चीज आपके स्कोप में अब नहीं रही हुई, आईएएस 8 के साथ आता था, आईएएस 12 इस टेंशन को छोड़ें। डीटी क्रेडिट हल्की फुल्की सी डिस्कशन है, वो क्लास में करूंगा मैं। डीटी क्रेडिट टैक्स कम, और डीटीएल डेबिट, लेकिन अनलकीली हमारे पास डीटीए अकाउंट है तो डीटीए डेबिट। लेकिन ये एंट्री तो इससे होगी ना, 15.28 जरब 34%। जी बताएं। 5.20। ये जी नोट कर। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, टैक्स कम होने की एंट्री। ये जी आखिरी एंट्री हो गई।
DTA डेबिट और DTE क्रेडिट 5.2 से, सॉरी पॉइंट जी की। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। नहीं भाई, क्यूरीज क्लास में आके पूछो। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी। यार ये मीटिंग बंद कैसे होती है?